हमारा MKSOT का जो एक सिस्टम है वो एक साइंटिफिक वे में किसी भी चीज को आपके दिमाग में बैठाना है। उनका हर काम एक साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू होता है। अभी तक आप देखते रहे हैं कि थिंकिंग स्किल के बारे में हम आपको बार बार छोटी छोटी चीजों से शुरू किया और हम धीमे धीमे वो थिंकिंग स्किल का थोड़ा सा लेवल आपकी तरफ बढ़ा के पेश करते जा रहे हैं। करीब करीब आपको किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने हो चुके हैं। एक ही चीज हम आपको बार बार नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि आप कि उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपके दिमाग को परिपक्व बनाया जाए। तो MKSOT में एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके तहत हम आपको ये परिपक्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको अब थिंकिंग स्किल की थोड़ी अपग्रेडेशन स्टेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब तक आप थिंकिंग स्किल को एडवांस लेवल पे नहीं जाकर के अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे, तब तक थिंकिंग स्किल को अपने जीवन में आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक देखिए, मैं तो आज के डेट में इस लोगों के साथ में जी रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इस लोगों के साथ में जिए कि थिंकिंग स्किल इज द चैलेंज और नेसेसिटी ऑफ 21st सेंचुरी। ये हमारे हर सहकार साथी का एक लोगो होना चाहिए और इस लोगो को अपने दिलों में आत्मसात कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक देखिए, हमने आपको छोटी छोटी बातें थिंकिंग स्किल के बारे में बताई थी। जैसे हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन आपको दे दी कि थिंकिंग स्किल मींस क्या है, हाउ टू थिंक। थिंकिंग माने हाउ टू थिंक या एबिलिटी टू थिंक। ये हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशंस बताई कि नोइंग एंड डूइंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। उसके बाद फिर थोड़े हमने उसको साइंटिफिक आपके सामने उसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन थी वो बताई थी कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग से हट करके जो चीज है वो है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग में क्या होता है, थिंकिंग विद एक्स्ट्रालॉजिकल इन्फ्लुएंस या विद साइंटिफिक इन्फ्लुएंस, वैज्ञानिक सोच के साथ सोच विचार करना। ये हमने आपको लेटरल थिंकिंग के बारे में बताया था। अभी देखिए, हमने उसके बाद में फिर आपको एक डेफिनेशन के रूप में लाए। हमने आपको एडवर्ड डी बानो की जो माइंड गुरु है उनकी दी हुई डेफिनेशन को आपके सामने डिस्कस किया है। डायरेक्टली हमने डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर दिया, ये डायरेक्टली हम एडवांस लेवल की चीजें आपको नहीं बताने लग गए। पहले हमने छोटी छोटी स्टेजेस को आपके सामने रखा ताकि उसकी आप नजाकत को समझते जाएं और उसकी गहनता पे पहुंचते जाएं। अब उसके बाद में फिर हमने एक साइंटिफिक डेफिनेशन रखी और वो एडवर्ड डी बोनो की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, थिंकिंग स्किल या थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस ऑपरेट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमने उनकी एक डेफिनेशन जो उन्होंने अपनी लेटरल थिंकिंग में दी है वो हमने आपको साइंटिफिक रूप में आपको समझाई कि ये सब मतलब थिंकिंग स्किल का जो एडवांस स्टेज में जो उसकी डेफिनेशन क्या है वो हमने आपके सामने बिल्कुल। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आर्गुमेंट, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस एंड लॉजिक, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ थिंकिंग स्किल, है ना। और इसके साथ साथ फिर हमने थोड़ा सा आगे चल करके बताया कि थिंकिंग स्किल के जो रूट हैं, ऑल एक्शंस, रिएक्शंस, इंटरेक्शंस, सक्सेस एंड फेल्योर आर द रूट ऑफ थिंकिंग स्किल। तो देखिए, हम धीमे धीमे हमने आपको थिंकिंग स्किल की सारी चीजें पेश की। आज हम उसकी और एडवांस चीजें आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपको उसकी जो गहनता है या उसका जो एडवांस रूप है वो भी आपको सीखने के लिए मिले और आप अपने जीवन में उसको आत्मसात करें और ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाएं। तो देखिए, मैं अपना इसकी थिंकिंग स्किल के बारे में शुरुआत कहां से करूंगा, मैं शुरुआत 1954 से करता हूं, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सिद्धार्थ कॉलेज के एनुअल उसमें फंक्शन में स्टूडेंट्स को जब एड्रेस किया तो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए बोला था कि एनलार्ज योर माइंड, enlarge your vision, enlarge your capacity to think
and enlarge your ability to solve the problem. To bring that vision, you have to develop creative thinking. ये सारा विजन आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to develop creative thinking. Creativity is the biggest human resource. Let us start to enlarge our ability to think, to enable us to design our way forward. इसीलिए हमको भी क्या करना चाहिए? एनलार्ज आवर विजन हमें करना चाहिए और एबिलिटी टू थिंक को हमें डेवलप करने चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य के रास्ते अच्छी तरह से तय कर पाए या हम भविष्य में अपना भविष्य सुधार पाए. हमें क्रिएटिविटी और ये एनलार्ज आवर जो एबिलिटी है टू थिंक, ये वाली चीज डेवलप करनी चाहिए. ये बाबा साहब ने वहां पर स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए बोला, और इसीलिए उन्होंने लास्ट में ये भी कहा, for more of the world's misery is caused by stupidity and blind faith. इस दुनिया में सबसे जो दरिद्रता का कारण है या परेशानी का कारण है, वो केवल क्या है? स्टुपिडिटी एंड ब्लाइंड फेथ, देन बाय विक्टिनेस. पाप, अत्याचार, जघन्य कांडों से ज्यादा अगर कोई चीज आपका इस दुनिया में नुकसान करती है तो वो क्या है? स्टुपिडिटी एंड ब्लाइंड फेथ. मूढ़ता और अंधविश्वास, ये आपके दुनिया में सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं किसी दुश्मन या किसी पापी या किसी अत्याचारी के मुकाबले. तो उन्होंने देखिए थिंकिंग स्किल को कितना ऊपर ले जाकर के आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की. अब मैं इसको यही आपको बताता हूं कि हमारे जो एडवर्ड डी बानो है वो इसके बारे में या क्या कहते हैं. तो इससे पहले एडवर्ड डी बानो को मैं डिफाइन करूं, उससे पहले मैं प्रोफेसर जॉन डेवे को बताता हूं, जिन्होंने अपनी बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में चैप्टर 12 में क्या लिखा है. देखिए, एजुकेशन और थिंकिंग में दोनों में उन्होंने रिलेशन डेवलप किया है. वो कहते हैं एजुकेशन इज टू डेवलप देयर एबिलिटी टू थिंक. शिक्षा वही है जो आपके सोच विचार करने की शक्ति को बढ़ाए. Thinking is the method of intelligent learning that employs and rewards mind. Thinking skill जो है वो एक क्या है? इंटेलिजेंट लर्निंग है. वो एक तरीका है क्या? बुद्धिमत्तापूर्ण सीखने का, जो आपके दिमाग पे प्रभाव डालता है. Thinking increases efficiency in action and learning more about the world. Thinking से आप क्या करते हैं? आपके एक्शंस में जो है ना वो एफिशिएंसी पैदा हो जाती है और इस दुनिया को ज्यादा समझने का मौका मिलता है. थिंकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस. इंटेलिजेंट लर्निंग के बाद क्या होता है? थिंकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस. थिंकिंग इज द मेथड ऑफ एजुकेटिव एक्सपीरियंस. कितनी बड़ी बात देखिए, कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस is possible through thinking skill only. जब तक आप थिंकिंग में स्किल्ड नहीं हो, तब तक आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. यानी अब वो लास्ट में यानी वो कहते हैं कि थिंकिंग स्किल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम. हमारे शिक्षा प्रणाली में या शिक्षा की जो पद्धति है, व्यवस्था है, तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट के रूप में यानी एक मूल्यवान विषय के रूप में इस थिंकिंग स्किल को पढ़ाया ही जाना चाहिए. जब तक हम आप अपनी एजुकेशन का इसको पार्ट नहीं बनाते हैं, हमारी एजुकेशन अधूरी है. फिर आगे वो कहते हैं, देखिए थिंकिंग स्किल में और क्रिएटिविटी में वो रिलेशन जाहिर करते हैं. वो क्या कहते हैं? Discovering creativity in oneself can be highly effective component of the treatment of one's mindset. किसी के दिमाग को बदलने का सबसे बड़ा क्या उपाय है? डिस्कवरिंग क्रिएटिविटी. यानी उसके अंदर देखो, डिस्कवर करो उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है. यही एक हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट है जो कि आदमी को माइंडसेट को बदलता है. यानी क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो आदमी के माइंडसेट को ही बदल देती है. तो वो कहते हैं लेट अस टीच इनोवेशन एंड
पॉसिबिलिटी विच कैन लीड टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से मतलब यहां पर है हायर लेवल क्रिएटिविटी। लेट अस टीच इनोवेशन एंड पॉसिबिलिटीज विच कैन लीड टू क्रिएटिविटी। और आगे चल करके वो रिलेशन ऑफ थिंकिंग स्किल एंड माइंड में उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए वो थिंकिंग स्किल को हम अपनी नई नई स्टेजेस में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो एडवर्ड डी बोनो रिलेशन ऑफ थिंकिंग स्किल एंड माइंड में दोनों में बीच में जब रिलेशन वो करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो वहां से तथागत बुद्ध का एक कोटेशन उठाते हैं, द माइंड इज द मास्टर, द माइंड इज द कॉज, द माइंड दैट कमांड्स, द माइंड दैट कंट्रीव्स। दिमाग क्या है, हमारा मास्टर है, वही कारण है, और वही क्या है, वही कमांड है, वो यानी वो उसको कारण को निवारण करने का साधन है। द माइंड दैट कंट्रीव्स, वो दिमाग ही है आदमी का जो नए नए उपाय खोजता है, नए नए सृजन करता है या नए नए इन्वेंशन करता है। इस बारे में माइंड, फिर आगे माइंड गुरु क्या कहते हैं एडवर्ड डी बोनो, माइंड इज द लीडर ऑफ ऑल इट्स फैकल्टीज, माइंड इज द चीफ ऑफ इट ऑल फैकल्टीज। माइंड जो है ना अपनी, जो उसके अंदर जितनी भी फैकल्टीज हैं, जितनी भी उसके अंदर विधाएं हैं, उन सबका लीडर है, उन सबका वो चीफ है। देयरफॉर द फर्स्ट थिंग टू अटेंड टू इज द कल्चर ऑफ माइंड और मैकेनिज्म ऑफ माइंड। इसीलिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपने दिमाग को, उसके कल्चर ऑफ माइंड को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके मैकेनिज्म को समझना चाहिए। जब तक हम माइंड के मैकेनिज्म को नहीं समझते हैं, जब तक हम थिंकिंग स्किल नहीं समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूस यूज ऑफ थिंकिंग कन्वर्ट्स आवर ब्रेन इनटू माइंड। बार बार हम अपनी थिंकिंग स्किल का जब प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो दिमाग में कन्वर्ट हो जाता है। सो बिफोर इट इज टू लेट, इसीलिए सोचो कहीं देर ना हो जाए। वी कैन चेंज आवर माइंड सेट थ्रू थिंकिंग स्किल। हम अपने दिमाग को भी परिवर्तित, अपना माइंड सेट, हम अपनी विचारधारा बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं, किसके थ्रू, थिंकिंग स्किल के थ्रू। तो मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ माइंड को यहीं पर आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। बार बार मैंने पहले भी बताया, ये इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप उसको थोड़ा सा माइंड में रिपीट कर लें। दी फर्स्ट क्या करता है, माइंड रिसीव्स इंफॉर्मेशंस और थॉट्स। उसमें या तो थॉट क्रिएट होते हैं या वो बाहर से इंफॉर्मेशन ग्रहण करता है। फिर इनको क्या करता है, वो रीअरेंजमेंट ऑफ थॉट्स, देन रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट्स, देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट। जब वो रीस्ट्रक्चरिंग करता है तो देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट और आइडियाज, एंड इट इज द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट। यानी सबको वो रिस्ट्रक्चर और रिकंस्ट्रक्ट, रीऑर्गेनाइज करके वो क्या करता है, रिजल्ट निकालता है या उसका परिणाम घोषित करता है। यही ब्रेन टू माइंड का एक प्रोसेस है। इसके लिए हम आप कहते हैं, बार बार मैं कहता चला आया हूं, थिंकिंग स्किल इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आवर ब्रेन इनटू माइंड। ये सेंटेंस हमको बार बार रिपीट करना चाहिए कि ब्रेन को माइंड में कन्वर्ट करना ही थिंकिंग स्किल का मुख्य फंक्शन है। अभी देखिए थिंकिंग स्किल को और कास्ट में, दोनों में संबंध स्थापित करते हुए क्या कहते हैं आउटपुट टीम, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, इट इज एन अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। और हमारा MKSOT महानायक कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग ये क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं, इफ द कास्ट इज ए डेंजरस वायरस देन थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल एंटीवायरस। और क्या कहते हैं MKSOT वाले इसके अलावा कि दिस थिंकिंग स्किल कैन किल द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। बाबा साहब कास्ट को एक मॉन्स्टर बताते हैं, एक दैत्य बताते हैं। तो MKSOT वाले क्या कहते हैं, हमारे जो महानायक कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग के जो धीमंत PR अम्बेडकर जी हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि थिंकिंग स्किल कैन किल द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। जाति के दैत्य को अगर कोई मार सकता है तो दैट इज ओनली थिंकिंग स्किल। MKSOT also says that if you want to establish superiority of your कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप संविधान की सुपीरियरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो वी हैव टू अवेकन एंड एनलाइटन आवर पीपल, दे मस्ट बी लर्न्ड एंड टॉट थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल इज
only the way by which we can learn and teach the real meaning of democracy. Democracy is not merely a form of government. Democracy is the real form of social endosmosis. Democracy is the real form of social endosmosis. Social endosmosis क्या है? Social endosmosis is the process of communication against the isolation and enclosedness of mind as well as the culture of caste. Mind and the कल्चर ऑफ कास्ट हमारे दिमाग को खोलने का काम करता है, इसमें जो एंक्लोजनेस और आइसोलेशन है वो, और एक जाति रूपी दानव से जो आइसोलेशन और एंक्लोजनेस पैदा होती है ये उसको भी तोड़ने का काम करता है. इट इज कॉल्ड सोशल एंडोस्मोसिस. तो अब ये सवाल उठता है कि इस इंपॉर्टेंट चीज को कैसे तेज किया जाए, कैसे शार्प किया जाए. To sharpen your thinking skill, we must equipped with tools, techniques and methods of thinking skill. हमें अगर अपनी थिंकिंग स्किल को शार्प करना है तो हमें इसके टूल्स यानी औजार, हथकंडे, टेक्निक्स इन्हीं को हथकंडे कहते हैं, टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स और तरीके क्या सीखने पड़ेंगे. थिंकिंग स्किल के सारे औजार, हथकंडे या उसके ढंग सीखने पड़ेंगे. टूल्स आर हैविंग पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि ये टूल्स ही हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हैं. आप ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कई बार कह चुके हैं, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, आप सारे लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, कि जब तक किसी भी हुनरवान आदमी के पास उसके टूल्स ना हो वो अपने हुनर को दिखाने में कामयाब नहीं हो सकता. बगैर टूल्स के वो अपनी हुनर उसका जीरो है. इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर भी थिंकिंग स्किल, इसमें भी हुनर शब्द जुड़ा है. इसीलिए हमको अपने हुनर को या अपने टूल्स को, अपने इस हुनर को शार्प करने के लिए अपने टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए है. क्योंकि पावर ऑफ द पावर्स इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकर. यानी जो संभावना है, अगर वो बहुत बड़ी ताकतों की ताकत है, लेकिन उन ताकतों का भी ड्राइवर कौन है? थिंकिंग यानी सोच विचार करना. बट पॉसिबिलिटीज हैज नो लिमिट. पॉसिबिलिटी की कोई मतलब सीमा नहीं होती. वी मस्ट थिंक एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी. हमें अपनी संभावनाओं का ऑप्टिमम लेवल, उच्चतम जो लेवल है वहां तक जाकर के सोचना चाहिए. बट द बेस्ट इज नॉट द एनफ, बेस्ट इज इनएडिक्वेट. लेकिन बेस्ट की कोई सीमा नहीं है. बेस्ट तो है ना, वो दिन पर दिन नया 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 और नया बढ़ता रहता है. दोस्तों, इसी के साथ मैं भी अपना एक इसमें व्यूज जोड़ना चाहता हूं. जैसे हमारे सभी लोग, महान लोग, हमारे अग्रज लोग अपने समाज के लिए बार बार बोलते रहे हैं, तो मेरा भी यही व्यूज है कि बहुजन मस्ट बी इक्विप्ड विद थिंकिंग स्किल, इट्स टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स. तभी आप ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल को काटने में सफल हो पाओगे. दोस्तों, ये तो था मेरा एक थिंकिंग स्किल का नया नजरिया आपके सामने पेश करने का. अभी मैं अपने आज के दिए गए 2 टूल्स के ऊपर आता हूं कि जिनको एक तो कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, ये 2 टूल्स मुझे आपको डिस्कस करने के लिए दे गए हैं. तो पहले मैं अपना एक ये पहला वाला टूल्स आपके सामने रखता हूं, कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल. देखिए, इसके नाम पे जैसे ही पड़ा है कॉन्सिक्वेंसेज, किसी भी कोई भी जब हमारे सामने गोल, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या कोई आइडिया जब हमारे दिमाग में आता है, तो हमारे सामने उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्लानिंग शुरू हो जाती है. वो जो प्लानिंग है ना, ये क्या है, उसमें से हम क्या ढूंढते हैं कि उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कैसे इस प्लानिंग के थ्रू किसी गोल को प्राप्त किया जाए. तो C&S इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम एक्शन, प्लान, डिसीजन, रूल एंड इन्वेंशन. किसी भी प्लान
या डिसीजन को या रूल को, इन सब को, किसी एक्शन को जब करने के लिए उसकी कुछ जो हम कुछ प्लानिंग करते हैं या उसके लिए कुछ तरीका ढूंढते हैं, तो वो जो तरीका होता है उसको अरेंज करना, उस तरीके को प्राप्त करने के साधनों को इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपस में कॉन्सिक्वेंसेज में बनाना, उसको एक लगातार स्टेप बाय स्टेप उसको निर्धारित करना कि कैसे हम गोल को प्राप्त करेंगे। ये सारा का सारा सिस्टम क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल। कि आपने किसी गोल को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया निर्धारित की, और उस क्रिया में पहला कदम आपको क्या मारना है, उसके बाद दूसरा कदम क्या होगा, तीसरा कदम क्या होगा और अंतिम कदम क्या होगा। इस तरह आप उसको एक सीक्वल के हिसाब से बांट लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहता हूं कि प्रबुद्ध भारत की हमको स्थापना करनी है, तो प्रबुद्ध भारत की स्थापना करने के लिए इमीडिएट हमें क्या करना पड़ेगा कि लोगों को शिक्षित होना सिखाना पड़ेगा, पहले उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, हमारा ये तो इमीडिएट स्टेप हो गया कि हमें अपने लोगों को पढ़ाना लिखाना है। अब शॉर्ट टर्म में हमारे को क्या करना है कि उनको पढ़ा लिखा करने के साथ साथ उन्हें थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी उनके अंदर प्रविष्ट कराना है, या उनको ये सिखाना है। ये एक रूलिंग क्लास बनने का फर्स्ट स्टेप है कि उनको सोच विचार में प्रवीण बनाना है। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। तो फिर मीडियम टर्म हमारा एक्शन क्या होगा कि टू कन्वर्ट द पीपल इनटू इंटेलिजेंट क्लास एंड देन इंटेलिजेंट सोसाइटी। पहले हम अपने जो बिखरे हुए जो हमारे बुद्धिमान लोग हैं उनको मिलकर के पहले इंटेलिजेंट क्लास में बनाएं, फिर उनको एक इंटेलिजेंट सोसाइटी में कन्वर्ट करें। तो इससे क्या होगा, ये हमारा शॉर्ट टर्म उसका वो मतलब सॉरी ये मीडियम टर्म हमारा वो गोल हो गया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे कि हम उनको टू कन्वर्ट दीज इंटेलेक्चुअल्स या कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास इनटू रूलिंग क्लास, और तभी हम क्या कर पाएंगे, हम अपने प्रबुद्ध भारत का गोल निर्धारित या सब प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो सीक्वेंसेज हैं कि पहले उनको पढ़ाओ, पढ़ाना लिखाना सिखाओ, फिर उनमें थिंकिंग स्किल डेवलप करो, फिर उनके बाद उन्हें इकट्ठा करके उनको बुद्धिमानों को एक साथ लाओ और उन्हें इंटेलिजेंट क्लास और इंटेलिजेंट सोसाइटी में कन्वर्ट करो, फिर उनको रूलिंग क्लास में कन्वर्ट करो, और तब जाकर के आपको गोल होगा। तो ये जो इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये जो हमारी सीक्वेंसेज हैं, इनको अरेंज करना, इनको स्टेप बाय स्टेप कब किसको लागू करना है वो चीजें निर्धारित करना, इट इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल। इट इज ए टूल, ठीक है, इट इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। एंड एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए आरएसएस ने 1925 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक प्लानिंग करी, और उन्होंने क्या किया, देखो इमीडिएट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शाखाएं लगानी शुरू कर दी। उनका ये इमीडिएट जो एक्शन था वो उनका क्या था कि उन्होंने पूरे भारत में शाखाएं लगानी शुरू कर दी। दूसरा उनका स्टेप क्या था कि उन्होंने उसमें हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान का भेदभाव जो उन्होंने शॉर्ट टर्म में लोगों को बताना ये कर दिया कि हिंदू हमारे दुश्मन है, वो मुसलमान हमारे दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम आपस में कभी एक नहीं हो सकते। इस तरह की हिंदू मुस्लिम के भेदभाव की भावना उनमें पैदा करनी शुरू कर दी। अब मीडियम टर्म में फिर उन्होंने क्या किया, लोगों को, अपने लोगों को, चुनिंदा लोगों को शासन करती कौम में कन्वर्ट करके मुख्य जगहों पे अपने लोगों को सेट किया। मीडिया में अपना आधिपत्य बनाया है, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में तो पूरा वर्चस्व उन्होंने बना लिया। धीमे धीमे उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल को उसमें हासिल किया, और जब वो शासन करती जमात में कन्वर्ट हो गए तो नाउ दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडिया इनटू ए हिंदू राष्ट्र। अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कि शुरू में हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और लॉन्ग रन में जाकर के लास्ट में अल्टीमेट हमारा गोल कैसे अचीव होगा, ये सारी की सारी कॉन्सिक्वेंसेज सीक्वेंसेज आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल। इट इज ए टूल। ठीक, अभी आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वेंस का। अभी दूसरा टूल है मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। दोस्तों देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज ये वाला जो टूल है ये क्या करते हैं, जैसे हम पहले PMI हम लगाते हैं, कहीं आपने देखा होगा C&F,
है ना, कंसीडर ऑल फैक्टर्स, है ना, ये लगाते हैं। अभी हमने ये भी कॉन्सिक्वेंसेज सीक्वल भी लगा लिया। ये सारे के सारे टूल्स हम पहले यूज करते हैं, इन संभावनाओं को पहले तलाशते हैं। बाद में क्या होता है, इन संभावनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको हम पहले लागू करें, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। आप अपनी प्रायोरिटीज में से पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? उदाहरण के लिए देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने कि कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है, 30-35 साल की उम्र तक वो नौकरी करता है। उसके बाद में जब वो थोड़ा वेल एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके छोटे बच्चे इसी बिटवीन आपको उसके बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है, तो फिर वो अपने गोल निर्धारित करता है। वो कहता है यार कहना पहले घर बनवाना है, फिर एक गाड़ी खरीदनी है, फिर यार बच्चों की शादी करनी है। अब देखिए इन बच्चों की शादी करनी है, ये वो सोचता है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों की शादी करनी है, अब लड़की है लड़के भी हैं, दोनों हैं उनके घर में। मान लो लड़की छोटी है, लड़का बड़ा है, और बड़ा लड़का है लेकिन वो अभी रोजगार में नहीं लगा है, लड़की छोटी है लेकिन वो रोजगार में लग गई है। तो अब यहां ये प्रायोरिटीज आती है, प्रायोरिटी में भी प्रायोरिटी है कि मैं शादी किसके पहले करूं, लड़के की या लड़की की। यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी तो मेरी है कि मुझे दोनों बच्चों की शादियां करनी है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी मैं किसके दूं? अपनी बेटी की शादी करूं, वो छोटी उम्र में लेकिन उसका जॉब लग चुका है, बेटा भी बड़ा है इवन तो उसका जॉब नहीं लगा है, तो क्या करूं? मुझे अपनी बेटी की शादी पहले करनी चाहिए क्योंकि उसका जॉब लग चुका है, इसलिए बेटे को थोड़ा रोक लूं और बाद में उसकी प्रायोरिटी फिक्स करूं। तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, यानी इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आपने प्रायोरिटी निर्धारित कर ली है पहले से, लेकिन उनमें प्रायोरिटीज में भी कौन सी प्रायोरिटी पहले करनी है, यानी इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक बार जो थिंकिंग कर ली आपने, उसमें भी प्रायोरिटी की थिंकिंग आपको किसको देनी है, इट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी एक सोच विचार के बाद भी दोबारा एक सोच विचार करना, जिस तरह हम ओपीवी करते हैं, आगे 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 आने वाले लोग बताएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, ये जो टूल है इट इज ए थिंकिंग अबाउट थिंकिंग टूल है, और चूजिंग फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी, अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग संभावनाओं में से पुटिंग प्रायोरिटी इन ऑर्डर, उन संभावनाओं को भी ऑर्डर में निर्धारित करना कि पहले किसको शुरू करें, दोबारा किसको करें, तीसरा कि चौथा इसको करें। ये सारी चीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टूल्स में आती है। ये दोनों ही टूल्स आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैं अभी यही इन टूल्स को खत्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि थिंकिंग स्किल, थिंकिंग इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। थिंकिंग जो है वो हमारे अपने आप को लीड करना सिखाती है, बट लीडरशिप इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू लीड देमसेल्फ। लीडरशिप क्या है, वो दूसरों की मदद करना सिखाती है, किसके लिए, कि वो अपने आप को कैसे लीड कर सके, ठीक है। बट वी ओनली थिंक व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद ए प्रॉब्लम। हमारा आदमी कब सोचता है, जब उसके सामने कोई समस्या खड़ी होती है, केवल तभी वो सोच विचार करता है, वो जीवन में आत्मसात नहीं करता। इसीलिए दोस्तों मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि थिंकिंग स्किल को अपने जीवन में आत्मसात तो कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आते हैं। केवल समस्या के समय ही मतलब सोचना सीखो। ध्यान रखो कि नो वन इज एवर बॉर्न ए स्किल्ड थिंकर, कोई भी आदमी कुशल सोच विचारक पैदा नहीं होता। इफ यू डू नॉट थिंक फॉर योर सेल्फ, समबडी एल्स विल थिंक फॉर यू। अगर आप अपने लिए नहीं सोचते हैं तो डेफिनेटली कोई दूसरा आपके लिए सोचेगा, लेकिन वो जब सोचेगा आपके लिए तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, वो अपना इंटरेस्ट पहले रखेगा। इसीलिए नो नीड टू चेंज द एटीट्यूड अमंगेस्ट पीपुल, लोगों के दिमाग, उसके एटीट्यूड को बदलने की जरूरत नहीं है। जस्ट टीच देम थिंकिंग स्किल, केवल आप उनको सोच विचार करना सिखा दो, उसका एटीट्यूड अपने आप बदल जाएगा। और इसी के साथ मैं एक थोड़ा सा अपना जो हमारे MKSOT का जो मुख्य वाक्य है, मैं
कि अशोक का राज आएगा और सबको भय मुक्त बनाएगा, लेकिन इस एम की प्राप्ति के लिए हर समझाने वाले को समझना होगा और समझकर फिर समझाना होगा। और यदि ऐसा हमारा कृत संकल्प है तो हम निश्चय ही अम्बेडकरवाद को इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिबेटलाइज एंड रेजुविनेट करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।